हेलो गाइस, आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को इस वीडियो में क्लास नाइन्थ का इतिहास सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर 5 है और चैप्टर 5 वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे भी आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं और चैप्टर 5 का नाम है आपका नाज़ीवाद। तो हम इस चैप्टर में इसका एक्सप्लेन करके हम आप सभी को पूरा चैप्टर को बताएंगे। चलिए, हमारा चैप्टर का नाम है नाजीवाद। तो नाजीवाद का मतलब होता क्या है? ठीक है, देखिए, जिस भी शब्द के लास्ट में अंत में वाद जुड़ा होता है, जिस भी शब्द के अंत में वाद जुड़ा होता है, तो वाद का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति का सोच होता है। वाद का अर्थ होता है किसी व्यक्ति का सोच या किसी व्यक्ति का विचार। तो ये नाजीवाद एक तरह का विचार है। ठीक है, नाजीवाद एक तरह का विचार है। तो ये किस व्यक्ति का विचार है? ठीक है, और नाजीवाद का उदय कहाँ हुआ, किस देश में हुआ, क्यों हुआ, ये सारे चैप्टर में पढ़ेंगे। नाजीवाद किस पर जोर देता है, किस पर जोर नहीं देता है, सारे को समझेंगे। तो समझिए, सबसे पहले नाजीवाद एक व्यक्ति का विचारधारा है और उस व्यक्ति का नाम है हिटलर। उस व्यक्ति का नाम है हिटलर, जो एकदम क्रूर तानाशाह शासक था हिटलर। और ये हिटलर जर्मनी का शासक था। हिटलर जर्मनी का शासक था, उसी का ये विचार है नाजीवाद। नाजीवाद को ही नात्सीवाद भी कहते हैं। नाजीवाद को ही कहीं कहीं देखिएगा लिखा हुआ रहेगा आपका नात्सीवाद, तो कंफ्यूज नहीं रहेगा, दोनों एक ही है। देखिए, ये एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद का उदय हुआ था। किसके नेतृत्व में? एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद का उदय हुआ था जर्मनी में। इसका उदय कहाँ हुआ? जर्मनी में। नाजीवाद का उदय जर्मनी में हुआ। अब है नाजीवाद हिटलर का एक विचारधारा है। किस व्यक्ति का? हिटलर का। यह एक तानाशाह शासक था हिटलर, जो जर्मनी का था। नाजीवाद में उदारवाद, ठीक है, नाजीवाद में उदारवाद एवं लोकतंत्र का कट्टर विरोधी है। ठीक है, इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, बहुत सारे व्यक्तियों की स्वतंत्रता को क्या ज़्यादा उस पर जोर नहीं दिया जाता है। ठीक है, ज़्यादा उसको बढ़ावा नहीं दिया जाता है व्यक्ति की स्वतंत्रता पर। देश को सबसे ऊंचा माना जाता है। ठीक है, मतलब देश को सबसे आगे बढ़ाना है, इसमें देश को बचाना है, देश ही सबसे बड़ा हो गया इस विचारधारा के रूप में इसके अंदर। और इसमें राजा की निरंकुश शक्ति को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, लोकतंत्र को नहीं बढ़ावा दिया है, किसको बढ़ावा दिया गया? राजा की निरंकुश शक्ति को बढ़ावा दिया गया। नाजीवाद का इस विचार में था। आइए अब इस चैप्टर को पढ़ते हैं। आप बेसिक ये जान गए होंगे कि नाजीवाद में क्या है। लोकतंत्र को बढ़ावा नहीं दिया जाता, लोगों की स्वतंत्रता को ज़्यादा दर्जा नहीं दिया जाता। इसमें राजा की निरंकुश शक्ति को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, देश को ज़्यादा ऊंचा सम्मान दिया गया। यूरोप में 2 महायुद्धों के बीच, अब ये 2 महायुद्ध किसका किसका बोल रहा है? 2 महायुद्ध मतलब 2 विश्व युद्ध की बात की जा रही है। एक प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध। तो ये 2 महायुद्ध प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध था। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को आरंभ हुआ था और 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ था। ये 4 वर्षों तक लड़ा गया था, जिसमें सारे देश प्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से क्या हुए थे? प्रभावित हुए थे इस युद्ध से, और सभी को नुकसान हुआ था। जिसमें इस प्रथम विश्व युद्ध 2 गुट में हुआ था, एक मित्र राष्ट्र के बीच और दूसरा धुरी राष्ट्र के बीच। ये दोनों लड़े थे और मित्र राष्ट्र की तरफ से थे इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका। इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका। और धुरी राष्ट्र की तरफ से था जर्मनी, तुर्की और ऑस्ट्रिया। फिर दूसरा हुआ 20 वर्षों के बाद द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ। 20 वर्षों के बाद द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ 1 सितंबर 1939 को, और ये समाप्त हुआ कब? 2 सितंबर 1945 को। इसमें भी प्रथम विश्व मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों ने भाग लिया था। मित्र राष्ट्र में वही इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका थे, और धुरी राष्ट्र में जर्मनी, तुर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया थे। जिसमें धुरी राष्ट्र प्रथम विश्व युद्ध में भी हारा और द्वितीय विश्व युद्ध, मतलब कि जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में भी हारा था और द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी। महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन आए इन 2 युद्धों के बाद, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद।
जिनमें सबसे विनाशकारी परिवर्तन तानाशाहों का उत्कर्ष था, तानाशाहों का उदय, जैसे हिटलर का उदय हुआ जर्मनी में, इटली में उदय हुआ। इटली में किसका उदय हुआ? मुसोलिनी का उदय हुआ। इटली में बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में फांसीवाद का उदय हुआ तथा एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में नाजीवाद का उत्कर्ष। ऐसे ही दो उदाहरण है कि दोनों विश्व युद्ध के बाद। नाजीवाद एक आक्रामक विचारधारा थी जिसमें राष्ट्र की सर्वोपरिता को सबसे महत्वपूर्ण माना गया, यानी राष्ट्र सबसे ऊपर है। ठीक है, इसमें नाजीवाद में राष्ट्र को सबसे ऊपर सर्वोपरिता, यानी राष्ट्र ही सबसे बड़ा है, राष्ट्र को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया। नाजीवाद में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को राज्य हित के आगे त्यागने और अर्थव्यवस्था पर राज्य के पूर्ण नियंत्रण की बात कही गई, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता उतना जरूरी नहीं है जितना देश जरूरी है, जितना राज्य जरूरी है। तो क्या क्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को त्यागना पड़ा, त्यागने पर बल दिया गया नाजीवाद में। अर्थव्यवस्था पर राज्य के पूर्ण नियंत्रण की बात की, यानी जो भी अर्थव्यवस्था उस जो भी कर कारखाने सब किसका है? सब पर देश का नियंत्रण होगा। बात कही गई राज्य का नियंत्रण होगा एवं जर्मनी के विरुद्ध हुए अन्याय का बदला लेने जो प्रथम विश्व और द्वितीय विश्व युद्ध में जो जर्मनी के साथ हुआ, जैसे वर्साई की संधि जर्मनी के साथ बहुत बुरा किया, तो वो सबका बदला लेने के लिए अपने सम्मान को लाने के लिए और गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए उपाय किए गए। हिटलर के उत्कर्ष और उसके नेतृत्व में नात्सी क्रांति का मुख्य कारण निम्नलिखित था। आखिर ये नात्सी क्रांति के क्या कारण थे उदय के? तो है गणतंत्र की स्थापना। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में जर्मनी की पराजय से उत्पन्न अनियंत्रित स्थिति। जर्मनी क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध में हार हो गया था। जर्मनी की पराजय प्रथम विश्व युद्ध में। अनियंत्रित स्थिति को संभालने में शासक कैंसर विलियम द्वितीय असमर्थ था। जब जर्मनी का शासक द्वितीय देखिए जर्मनी का शासक क्या हुआ? जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में हार गया, पराजय हो गया। तो जर्मनी का जो शासक था कैसर विलियम द्वितीय, जर्मनी का शासक कौन था? कैसर विलियम द्वितीय। ये जर्मनी को छोड़ करके भाग गया। अतः प्रतिकूल स्थिति पाकर उन्होंने त्यागपत्र दिया और 10 दिसंबर 1918 को हॉलैंड भाग गए। हॉलैंड नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड है, तो हॉलैंड ये चले गए थे कैसर विलियम द्वितीय। ऐसी अवस्था में समाजवाद प्रजातांत्रिक दल ने सत्ता अपने हाथ में लेकर एक तंत्र के स्थान पर जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना की गई और अपने नेता फेडरिक एबर्ट को चांसलर बनाया। गणतंत्र व्यवस्था मतलब जहां पर जनता के प्रतिनिधि शासन चलाते हैं। ठीक है, जनता के प्रतिनिधि शासन चलाते हैं। तो जर्मनी में गणतंत्र स्थापित हुआ और अपने नेता कौन बना था? फेडरिक एबर्ट को चांसलर बनाया गया, वहां का प्रधानमंत्री बनाया गया। प्रधानमंत्री को चांसलर कहते हैं। और 11 नवंबर 1918 ईस्वी को इस नई सरकार ने युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर कर दिया, प्रथम विश्व युद्ध। इसके बाद संविधान सभा का चुनाव हुआ तथा इसकी बैठक 5 फरवरी 1919 ईस्वी को वाइमर नामक स्थान पर हुई। देखिए 5 फरवरी 1919 को वाइमर नामक एक जगह है, वहां पर संविधान सभा का पहला बैठक हुआ। संविधान सभा का 5 फरवरी 1919 को वाइमर नामक स्थान पर संविधान सभा का बैठक हुई, इसलिए यह संविधान वाइमर संविधान या वाइमर गणतंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। तो वाइमर नामक स्थान पर संविधान सभा की बैठक कब हुई? 5 फरवरी 1919 को। यह संविधान 10 अगस्त 1919 को लागू हुआ था। कौन सा? वाइमर संविधान। वाइमर संविधान के अनुसार क्या कहता है कि वाइमर संविधान के अनुसार जर्मनी में संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई तथा राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्ति का शुद्ध वाइमर संविधान से ही माना जाता है। यानी भारत में भारत में राष्ट्रपति को जो आपातकालीन शक्तियां दी गई है वो भी कहाँ से है? वाइमर संविधान से ही माना गया है, यानी जर्मनी के संविधान से। परंतु नया वाइमर गणतंत्र युद्धोपरांत जर्मनी की स्थिति संभालने में असफल रहा। फलतः जनता में काफी आक्रोश था, जनता काफी नाराज थी ये संविधान बनने के बाद भी। वर्साई की अपमानजनक संधि। अब देखो वर्साई की संधि कब हुआ था और वर्साई की संधि में हुआ क्या, यह आपको हम पिछले चैप्टर में चैप्टर 4 में बता दिया था। आप इस चैनल पर चैप्टर 4 को पढ़ लें। देखिए वर्साई की संधि क्या था। ये जो संधि था वर्साई की संधि 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ हुआ था। ये जर्मनी के साथ एक अपमानजनक संधि था। ये जर्मनी के साथ एक अपमानजनक संधि था जो 28 जून 1919 को हुआ था। इस संधि को द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण कहा जाता है, मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध होने का बीज इसी समय बोआ गया था वर्साई की संधि में। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध का जो कारण था, तात्कालिक कारण, वो
जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करना था, लेकिन कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण कब हो गया था, तो वर्साई की संधि में। पहले ही तय हो गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध होगा। वर्साई, ये जो वर्साई की संधि, वर्साई ये एक जगह है, यहीं पर हुआ था वर्साई की संधि। ये कहाँ है आपका, फ्रांस में है वर्साई। अब वर्साई की संधि की शर्तें क्या थी, वर्साई की संधि की शर्तें, जर्मनी को क्या क्या शर्तें माननी पड़ी थी इस संधि के द्वारा, और मित्र राष्ट्रों के द्वारा क्या क्या इस पर जर्मनी पर थोपा गया था। मित्र राष्ट्रों ने जो भी युद्ध में जो भी इसको मित्र राष्ट्रों को हानि पहुंचा था, क्षतिपूर्ति हुआ था, उसकी क्षतिपूर्ति ये सब फ्रांस से करवाया, सब लोगों ने, मित्र राष्ट्रों ने मिलकर। इसमें जर्मनी को एकदम पंगु बना दिया वर्साई की संधि ने। देखिए, वर्साई की संधि का पहला जो शर्त क्या था कि युद्ध के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। युद्ध के लिए जर्मनी को किसका जिम्मेदार ठहराया गया, जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया प्रथम विश्व युद्ध का। फिर जर्मनी पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना दंडित किया गया, जुर्माना, ठीक है, 6 अरब का, जिसको जर्मनी चुकाने में असमर्थ था। 6 अरब, एक तो वो खुद ही युद्ध लड़ते लड़ते वो भी, उसकी भी तो क्षतिपूर्ति, उसको भी तो नुकसान हुआ, और उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना। और उससे जर्मनी से अल्सास और लारेन, ये जो पहले फ्रांस का ही जगह था, दोनों अल्सास और लारेन पहले फ्रांस का था, छीन लिया था उसको जर्मनी, ठीक है। तो फिर वापस ये किसको मिल गया, फ्रांस को मिल गया, वापस किसको मिला, फ्रांस को मिला, अल्सास और लारेन। फिर जर्मनी का सार क्षेत्र, यहाँ पर खनिज मिलता था, कोयला, तो ये जर्मनी का सार क्षेत्र फ्रांस को दे दिया गया, ये फ्रांस का ही था। और अपने सारे उपनिवेश छोड़ने पड़े जर्मनी को। देखिए, इतना एकदम जर्मनी को पंगु बना दिया गया। ये वर्साई की संधि, ये वर्साई का संधि जर्मनी का अपमानजनक संधि था, इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया वर्साई की संधि में। आइए आगे जानते हैं। तो क्या कह रहा है, वर्साई की अपमानजनक संधि। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 28 जून 1919 ईस्वी में जर्मनी की नई गणतंत्र को अपमानजनक वर्साई संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। वस्तुतः यह संधि काफी कठोर एवं आरोपित थी, वर्साई की संधि। इस संधि द्वारा जर्मनी का अंग भंग कर दिया गया, एकदम तोड़ दिया गया। अल्सास लारेन का क्षेत्र फ्रांस को लौटा दिया गया। अल्सास और लारेन का क्षेत्र फ्रांस को वापस मिल गया वर्साई की संधि के तहत। अब फ्रांस मित्र राष्ट्र की तरफ से था, मित्र राष्ट्रों को खूब फायदा हुआ इस संधि से, और सबसे ज्यादा नुकसान तो जर्मनी से हुआ। जर्मन क्षेत्र में इसे सार नामक कोयले की खान, सार किस लिए फेमस था, जर्मनी का कोयले के लिए, इससे बहुत फायदा होता था जर्मनी की अर्थव्यवस्था में, बहुत लाभदायक था। तो जर्मनी का जो सार क्षेत्र था कोयला के लिए फेमस था। 15 वर्षों के लिए फ्रांस को दे दी गई ये सार क्षेत्र। फ्रांस को कई वर्षों के लिए मिला, 15 वर्षों के लिए। उस क्षेत्र का शासन राष्ट्र संघ को सौंप दिया गया, और उस क्षेत्र को राइन नदी घाटी के क्षेत्र को सेना रहित करने का निर्णय लिया गया। और इसमें कहा गया कि जर्मनी ज्यादा सेना नहीं रख पाएगा, 1 लाख सेना नहीं रख पाएगा, एयरफोर्स नहीं रख पाएगा, ये सब भी थोपा गया था जर्मनी को। सैनिक दृष्टिकोण से भी जर्मनी को पंगु बना दिया गया, अर्थव्यवस्था आर्थिक दृष्टि से भी बना दिया गया, सैनिक दृष्टि, सेना की दृष्टि से भी बना दिया गया। जो जर्मनी जैसे स्वाभिमानी राष्ट्र के लिए, यानी अपने आत्म सेल्फ रिस्पेक्टिंग स्वाभिमान, यानी अपना जो सम्मान होता है, स्वयं पर जो गर्व होता है, तो आज स्वाभिमान राष्ट्र के लिए उचित नहीं था। इस प्रकार वर्साई संधि से उत्पन्न असंतोष का भरपूर फायदा हिटलर ने उठाया। तो लोग, जर्मनी की जनता क्या थी, वर्साई की संधि से एकदम नाराज थी, एकदम क्रोध थी, और उसी का भरपूर फायदा कौन उठाया, हिटलर, एडोल्फ हिटलर। उसे जर्मनी की जनता के साथ मिला, जर्मनी की सेना का साथ मिला, इसने सेना को बढ़ाया हिटलर ने। आर्थिक संकट, तो देखिए आर्थिक संकट कब आया, इस समय जर्मन गणतंत्र के सामने भीषण समस्या आर्थिक संकट की थी। युद्ध में जर्मनी के काफी वित्तीय क्षति हुई, काफी पैसा का नुकसान हुआ, काफी धन जन की क्षति हुई थी। युद्धोपरांत यानी युद्ध के बाद अनेक कल कारखाने बंद हो गया था जर्मनी का। युद्ध के बाद जर्मनी का बहुत सारे कल कारखाना, फैक्ट्रीज, उद्योग बंद हो गए, और बेरोजगारी की समस्या चरम पर पहुंच गई, यानी बेरोजगारी जर्मनी में काफी बहुत बहुत बढ़ गया। आर्थिक दृष्टि से खास्ता हाल जर्मनी पर वर्साई संधि द्वारा क्षतिपूर्ति की एक बहुत बड़ी राशि लाद दी गई, 6 अरब पाउंड। इस समय यहाँ कृषि की दशा भी अच्छी नहीं थी। उसके औद्योगिक नगर मित्र राष्ट्रों ने छीन लिए थे। जर्मनी के औद्योगिक नगर मित्र राष्ट्रों द्वारा छीन लिया गया, और समस्त जर्मन व्यापार नष्ट हो गया। अतः सारे जर्मन में अव्यवस्था एवं असंतोष का वातावरण मौजूद था।
जिसने हिटलर के उदय की पृष्ठभूमि का निर्माण किया। इससे क्या हुआ, हिटलर के उदय में सहयोग, हेल्प हुआ। हिटलर जर्मनी का एक महान और क्रूर नेता, तानाशाह नेता बना तुरंत। देखिए, वर्साई की संधि की क्षतिपूर्ति की कठोर शर्तें, प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्षतिपूर्ति के रूप में जर्मनी से वसूल किए जाने वाले राशि 6 अरब 10 करोड़ पाउंड निश्चित की गई। परंतु इतनी बड़ी राशि भुगतान करना जर्मनी के लिए असंभव था। जर्मनी कहाँ से इतना पैसा देगा? एक तो उसको नुकसान हुआ, फिर उससे उपनिवेश छीन लिया गया, उसका औद्योगिक क्षेत्र छीन लिया गया, उसका व्यापार पूरा एकदम ठप हो गया। तो इधर मित्र राष्ट्रों द्वारा भुगतान के लिए हमेशा दबाव बनाया जाता रहा, जो व्यवहारिक कदम नहीं था। जो जर्मनी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा था मित्र राष्ट्रों के द्वारा। साम्यवाद का बढ़ता संकट, 1917 की रूसी क्रांति। रूस में क्रांति हुआ था 1917 में, जिसे रूसी क्रांति कहते हैं। और रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूस के सम्राट को जार कहते हैं, जो 1917 में रूसी क्रांति। तो रूस में 1917 में क्रांति हुआ था, प्रभाव जर्मनी पर भी पड़ा। यहाँ के साम्यवादी संगठनों का निर्माण हुआ। साम्यवादियों ने वाइमर गणतंत्र को उखाड़ने एवं सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद लाने का प्रयास किया। अतः जर्मनी का उद्योगपति, पूंजीपति एवं जमींदार वर्ग काफी भयभीत हो गए। इस प्रकार हिटलर ने साम्यवादी विरोधी नारा देकर समाज के धनी वर्गों को सहानुभूति भी अपने पक्ष में कर लिया। उद्योगपतियों को हिटलर बहुत तेज नेता था। अतः कहा जा सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की तात्कालिक स्थिति काफी दयनीय थी, एकदम खराब थी, बदतर हो गया था। चारों ओर निराशा एवं अराजकता का वातावरण हो गया था जर्मनी में। जर्मन जनता वैकल्पिक नेतृत्व के बारे में सोच ही रहे थे कि उसे हिटलर जैसा तेजस्वी नेता मिला। जर्मन लोगों को, जर्मनी की जनता को, जिसकी आवाज में जादू था, उसने पूरे जर्मनी की जनता को, जर्मन लोगों को अपने पक्ष में कर लिया। और जिसके करिश्माई व्यक्तित्व में, यानी ये एक चमत्कार कर दिया। चुंबकीय आकर्षण तो था ही, इसने लोगों को अपने ओर आकर्षित कर दिया। हिटलर ने जर्मन जनता से उसने खुशहाली का वादा किया। हिटलर ने जर्मन जनता से उसने खुशहाली का वादा दिया था, राष्ट्र के गौरव की पुनर्स्थापना का वचन दिया, यानी राष्ट्र की सम्मान दोबारा लाने के लिए उसने वचन दिया जर्मन जनता को। जर्मन जनता उसके शब्द जाल में फंसकर अपना भविष्य उसके हाथों में सौंप दिया। पूरी जनता हिटलर का समर्थन करने लगे। इस प्रकार हिटलर के उदय की पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ। धीरे धीरे हिटलर एक जर्मनी का प्रसिद्ध नेता बनते गया और यह आगे तक पूरा गया। आइए हिटलर के बारे में कुछ जान लेते हैं। हिटलर का परिचय। हिटलर का जो जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1889 को, 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्रौना नामक शहर में हुआ था हिटलर का जन्म। और यह एक साधारण परिवार में जन्मा हुआ बच्चा था हिटलर। और बचपन में वो चित्रकार बनना चाहता था, लेकिन इसका सपना पूरा नहीं हुआ, ये चित्रकार नहीं बन सका और बाद में ये सेना में शामिल हो गया था। हिटलर ने जेल में मीन कैंप लिखा था। ये हिटलर का आत्मकथा है, जिसका हिंदी होता है मेरा संघर्ष। मेरा संघर्ष को जर्मन भाषा में मीन कैंप कहते हैं। तो ये कौन लिखा था? हिटलर में, जेल में रह करके। और इसके पिता थे एलोइस हिटलर और माता का नाम इनका क्लारा हिटलर था। और हिटलर ने क्या किया कि 1945 में अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया था। 1945 में हिटलर, इस समय इसकी आयु लगभग 56 वर्ष था हिटलर का। हिटलर एवं उसके कार्य। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के ब्रौना नामक शहर में एक साधारण परिवार में हुआ था। और उसका लालन पालन सही तरह से नहीं हो सका था हिटलर का। बचपन में वह चित्रकार बनना चाहता था, परंतु उसकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी, अतः उसने सेना में नौकरी कर ली। कौन? हिटलर। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में वह जर्मनी की तरफ से लड़ा और युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के लिए उसे आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ। यह अवार्ड का नाम है आयरन क्रॉस। परंतु जर्मनी द्वारा विराम संधि पर हस्ताक्षर करने से उसे भारी निराशा हुई। युद्ध के बाद वह जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बना। युद्ध के बाद कौन से पार्टी का सदस्य बना था? जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बना हिटलर। 1920 ईस्वी में इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा गया। जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम बदला गया, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा गया, नेशनल वर्कर्स जोड़ दिया गया। और धीरे धीरे हिटलर इसका फ्यूअर यानी नेता बन गया इस पार्टी का। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का ये धीरे धीरे क्या हुआ? जर्मनी नेता बनते गया। यही जो है, ये आपको पिक्चर में यही हिटलर है। आइए, हिटलर ने अपने चारों तरफ रुडोल्फ और गोबल्स जैसे हंगामा करने वाले लोगों को इकट्ठा किया।
जिसकी नीति थी अफवाह को इतना फैला दो कि वह सत्य प्रतीत होने लगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद संधि के तहत जर्मन प्रदेश रूर पर फ्रांस का कब्जा हो गया। जर्मन प्रदेश रूर, ये जर्मनी का क्षेत्र था। रूर जो औद्योगिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण था, जो औद्योगिक रूप से काफी संपन्न था। अतः जर्मन वासियों ने फ्रांसीसी आधिपत्य का विरोध किया, यानी जो फ्रांस जर्मनी पर जो कब्जा कर लिया रूर क्षेत्र पर, उसका विरोध करने लगा जर्मन जनता ने। हिटलर मौके के तलाश में था। हिटलर यही चाह रहा था कि मुझे भी जनता का साथ मिले, एवं उसके जनाक्रोश का लाभ उठाकर लुडेनडॉर्फ के साथ मिलकर 1923 में वाइमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह असफल हुआ एवं हिटलर को बंदी बना लिया गया। जेल में हिटलर ने अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा मीन कैंप की रचना की। यह पूछता है एग्जाम में, मीन कैंप की रचना कौन किया, किसी की आत्मकथा? तो हिटलर की आत्मकथा है मीन कैंप, जिसका मतलब होता है मेरा संघर्ष। ये कहाँ लिखा था? ये जेल में रह करके लिखा था, जर्मनी, ये हिटलर, जिसमें उसने भावी कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। 1924 ईस्वी के अंत में उसे रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर कब आया था? 1924 में। रिहा होकर उसने अपने दल को नए सिरे से संगठित किया, फिर से वो जुट गया और ये तैयार हो गया हिटलर, और आर्यों की पवित्रता के सूचक स्वास्तिक को प्रतीक के रूप में ग्रहण किया तथा सैनिक ढंग से पार्टी को संगठित किया। बाद में ये जो पार्टी था वो नाजी पार्टी में बदल गया, और नाजी पार्टी का जो चिन्ह था वो था स्वास्तिक चिन्ह नाजी पार्टी का। हालांकि नाजी पार्टी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए स्टेसमैन के नेतृत्व में गणतंत्रवादियों ने कई कार्यक्रम शुरू किए। 1925 ईस्वी के लोकार्नो समझौते ने जर्मनी को वैश्विक समुदाय में सम्मानजनक स्थान प्रदान किया। जर्मनी को राष्ट्रसंघ की सदस्यता मिली। राष्ट्रसंघ की सदस्यता मिला था किसको? जर्मनी को। देखिए, राष्ट्रसंघ असफल हो गया था, तो राष्ट्रसंघ के स्थान पर ही संयुक्त राष्ट्रसंघ यूएनओ है, जो वर्तमान तक है। और राष्ट्रसंघ का काम क्या था? विश्व में शांति बनाए रखना और झगड़ों को ना होने देना एक दूसरे से, एक दूसरे देश में। लेकिन ये रोक नहीं पाया। इसकी भी कुछ मजबूरियां थी, कुछ कारण थे राष्ट्रसंघ का भी, तो ये भी हम आपको बताएंगे अगले नेक्स्ट चैप्टर में, फिर आगे के चैप्टर में पढ़ना है। तो 1924 ईस्वी जर्मनी के निम्न सदन राइक स्टैग के चुनाव में नाजी पार्टी को 32 स्थान मिला। फिर नाजी पार्टी बहुत आगे जाने लगा, और जिसमें हिटलर था मेन नेता। 1928 के चुनाव में घटकर 12 हो गया। इस प्रकार नाजी पार्टी एवं हिटलर का प्रभाव जर्मनी में कम होने लगा, परंतु हिटलर ने हिम्मत नहीं हारा। इसी समय 1929 में प्रारंभ हुए विश्व आर्थिक मंदी तो हिटलर के लिए नवजीवन का संदेश लेकर आया। इससे क्या फायदा हुआ आखिर हिटलर को? तो विश्व में आर्थिक मंदी से सर्वाधिक प्रभावित जर्मनी हुआ था, वो तो पहले से भी प्रभावित था। अब वाइमर गणतंत्र से जर्मन जनता का विश्वास उठने लगा था। हिटलर ने इस परिस्थिति का भरपूर लाभ उठाया और वाइमर गणतंत्र, वर्साई संधि एवं यहूदियों के खिलाफ आग उगलना आरंभ कर दिया तथा उन्हें जर्मन की वर्तमान दुर्दशा के लिए जिम्मेवार ठहराया गया। और उसने मध्यम वर्ग और बेकार नौजवानों को अपना प्रबल समर्थक बना लिया तथा साम्यवाद का हवा खड़ा कर बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी अपने समर्थक बना लिया। फिर से जर्मनी जुट गया और अपने अपने और लोगों को करने लगा। अब नाजी पार्टी की शक्ति में दिन दुना चार चौगुना वृद्धि होने लगा। 1930 ईस्वी के चुनाव में उसे 107 सीटें मिली। किसको? नाजी पार्टी यानी हिटलर को। तथा 1932 के चुनाव में 230 सीटें प्राप्त की, परंतु उसे सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। बाद में राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 को हिटलर को चांसलर मनोनीत किया। देखिए, जर्मनी का चांसलर हिटलर कब बना था? 1933 में। कौन बनाया? जर्मनी का राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग। जर्मनी का राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने हिटलर को 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बनाया। कौन? जर्मनी का राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग। अब ये चांसलर बन गया, नेता बन गया हिटलर का जर्मनी का। अब फलतः उसने निरंकुश अधिकार प्राप्त किया। सत्ता प्राप्त करते उसने चुनाव कराने की घोषणा की तथा चुनाव प्रणाली का संगठन इस तरह से किया कि नाजी पार्टी के लोग ही चुनाव जीतकर आ सकते थे। इस प्रकार जर्मन गणतंत्र की समाप्ति हुई और नाजी क्रांति की शुरुआत हुई, जिसे हिटलर ने तृतीय राइख का नाम दिया। अगस्त 1934 में हिंडेनबर्ग की मृत्यु हो गई। यानी जर्मनी के जो चांसलर थे 1934 में, एक साल बाद, इसके चांसलर बनने के एक साल बाद हिंडेनबर्ग का मृत्यु हो गया, जर्मनी के राष्ट्रपति का। और चांसलर और राष्ट्रपति के पद को मिलाकर एक कर दिया। अब राष्ट्रपति भी कौन हो गया? हिटलर। यानी दोनों पद को मिला दिया। यानी सबसे ऊंचा पद हो गया अब हिटलर का जर्मनी में। अब हिटलर जर्मनी का सर्वा बन गया, ये सबसे बड़ा, यह पूरा जर्मनी का मालिक बन गया था। अब उसने नाजीवादी दर्शन एवं विदेश नीति का अवलंबन किया, जिसके कारण पूरे विश्व में तनाव के वातावरण का निर्माण हुआ तथा द्वितीय विश्व युद्ध नजदीक दिखाई पड़ने लगा।
तो आप लोगों को यहीं पर ये वीडियो स्टॉप होता है और आप लोगों को अब नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही नाजीवात का दर्शन से स्टार्ट किया जाएगा। और ऐसे ही हमारे चैनल पर दोस्तों बने रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।